हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे इतिहास में जो यूरोपीय यात्री है फ्रांसवा बर्नियर, उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जिन बच्चों का इतिहास सब्जेक्ट है क्लास 11th में, 12th में या बीए में, उनके लिए आज का यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ ही जो बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी जीके जीएस में हिस्ट्री का जो यूरोपीय यात्री हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त उनके लिए नॉलेज का बूस्टर डोज होगा। पिछले क्लास में हमने इब्न बतूता के बारे में, अल-बरूनी के बारे में भी जाना था, जो कि एक बहुत अच्छे यात्री के रूप में आए। भारत के बारे में उन्होंने अपनी किताब लिखी और बहुत कुछ जानकारी देकर गए। अगर आज से सैकड़ों वर्ष पहले अगर हमको उस यात्री के नज़रिए से भारत को देखना है तो उनके लिखे हुए किताब पढ़ने से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। उसी तर्ज पे आज के क्लास में हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रांसवा बर्नियर एक यूरोपीय यात्री। यूरोप एक महादेश है, वहाँ बहुत सारे छोटे बड़े देश हैं, वहाँ के ही फ्रांसवा बर्नियर था, यानी फ्रांस देश का था। फ्रांसवा नाम जैसे लिखा हुआ है तो फ्रांस शब्द से इसकी शुरुआत है, तो सीधा याद रखेंगे कि बर्नियर कहाँ का था, फ्रांस का रहने वाला था, फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, इसको इंग्लिश में फ्रेंच भाषा में फ्रांकोइस बर्नियर भी कहा जाता है। तो किसी किसी पुस्तक में आपको फ्रांकोइस भी लिखा मिले तो समझिए कि फ्रांसवा बर्नियर के ही बारे में बात हो रही है। आइए देखते हैं, कुछ तथ्यों को समझते हैं। सबसे पहले इनका जन्म जो है 25 सितंबर 1620 ईस्वी के फ्रांस के जोई नगर में हुआ था। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांसवा बर्नियर का जन्म फ्रांस में कहाँ हुआ था, तो जोई नामक प्रांत है, एक जगह है, वहाँ 25 सितंबर 1620 को हुआ था। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1688 ईस्वी को फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुई थी। ठीक है, इस बीच जो है उसने बहुत सारे जगहों की यात्रा की। वह यूरोपीय व्यक्ति था, यूरोपीय यात्री था। यूरोप में रहते हुए, स्टूडेंट के तौर पर रहते हुए यूरोप के कई देशों की उसने यात्रा की थी। यात्रा करना भी उसे बहुत अच्छा लगता था, पढ़ने में भी वह बहुत तेज़ था, कई भाषाओं का भी जानकार था। साथ ही साथ वो एक चिकित्सक था, क्योंकि यूरोप में रहते हुए फ्रांसवा बर्नियर ने चिकित्सा की पढ़ाई की थी और वो एक डॉक्टर भी था, बहुत ही अच्छा इलाज भी करता था। और भारत में रहते हुए उसने इस गुण के इस्तेमाल के आधार पर ही मुग़ल दरबार में उसे एंट्री मिलती है। आइए देखते हैं, वह सबसे पहले चिकित्सक था, पेशे से वह चिकित्सक था, लेकिन विद्वान भी था, कई भाषाओं का, विषयों का वह विशद माने विद्वान था, इसलिए उन्हें दार्शनिक भी कहा गया है। साथ ही साथ वो राजनीति में भी दिलचस्पी लेता था, इसलिए राजनीतिज्ञ भी था। इतिहासकार भी है, उन्हें इतिहासकार भी कह सकते हैं, क्योंकि 17वीं शताब्दी में जब फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था तो उसने एक किताब लिखी थी, ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। उस किताब को पढ़ने से भारत के बारे में बहुत सारी इतिहास की जानकारी होती है, उस समय की कुछ परंपरा, कुछ रीति रिवाजों की जानकारी हमें होती है, तो इन्हें इतिहासकार भी हम मान सकते हैं। ठीक है, इन्हें पर्यवेक्षक भी कहा गया है। फ्रांस के ही एक राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था दा मोन्सयो नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने फ्रांसवा बर्नियर को पर्यवेक्षक कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि 17वीं शताब्दी में फ्रांसवा बर्नियर जब भारत की यात्रा किया तो भारत में बहुत कुछ उसे जानने, सुनने और समझने का मौका मिला। भारत में रहते हुए भारत के बारे में वह बहुत कुछ करीब से भारत को जाना और बहुत ही सूक्ष्मतापूर्वक, बहुत ही बारीकी से यहाँ की छोटी बड़ी हर चीज़ों का जिक्र उसने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर में लिखा। और ये पुस्तक जो है भारत के बारे में जो समझ विकसित करने की जो चेष्टा थी, यूरोपियनों में जो कौतूहल का भाव था भारत कैसा है, उनके लिए यह पुस्तक बहुत ही वरदान साबित हुई, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसी किताब के, लिखित किताब के आधार पर दा मोन्सयो ने फ्रांसवा बर्नियर को एक उच्च कोटि का पर्यवेक्षक बतलाया है। क्वेश्चन आ सकता है फ्रांसवा बर्नियर को पर्यवेक्षक किसने कहा है, तो दा मोन्सयो। देखिए वह भारत में ये जो फ्रांसवा बर्नियर है 1656 ईस्वी में, यानी 17वीं शताब्दी हो गया 1656, 1601 से लेकर के 1699 ईस्वी तक का जो है ना 17वीं शताब्दी होता है, यानी 1600 ख़त्म हो गया, उसका नेक्स्ट चल रहा है, तो ये 17वीं शताब्दी हुआ।
1656 में वो भारत आता है, भारत में सूरत पहुंचता है, सूरत के बाद आगरा, अहमदाबाद, कश्मीर, बंगाल और भी छोटे बड़े जगहों का वह यात्रा करता है। भारत के बारे में उस बहुत कुछ जाना सुना समझा। उसने देखा कि भारत का जो सबसे बड़ा शाही दरबार है मुग़ल काल, यानी मुग़ल शासन भारत में चल रहा है, तो उसने सोचा कि हम मुग़ल दरबार में कैसे एंट्री कर ले, एक अच्छे पोस्ट में मेरी नियुक्ति हो जाए और मैं खूब सारा पैसा कमाऊँ और साथ ही साथ हम अपना जो हॉबी है घूमने का वह भी पूरा करें, भारत को खूब करीब से जाने सुने। इसी इच्छाओं के साथ वो भारत आया और भारत में मुग़ल दरबार में एंट्री किया। मुग़ल 1656 ईस्वी में जब भारत आया तो उस समय भारत का शासक शाहजहाँ था, मुग़ल राजा शाहजहाँ था। तो शाहजहाँ इस फ्रांसवा बर्नियर से बहुत प्रभावित था क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति था और अपनी प्रतिभा से शाहजहाँ को प्रभावित कर दिया। शाहजहाँ ने देखा कि हमको एक चिकित्सक की आवश्यकता है और ये यूरोपीय चिकित्सा पद्धति को जानता है बखूबी, बहुत अच्छा से इलाज करता है। तो उनका एक बेटा था, उनके 4 बेटा था। शाहजहाँ का 4 पुत्र था। दारा शिकोह, हम यहाँ नाम लिख देते हैं, दारा शिकोह। उसके बाद में दूसरा था शुजा, तीसरा था औरंगजेब और चौथा था मुराद। ठीक है, मुराद। और ये शाहजहाँ का सबसे प्रिय पुत्र दारा शिकोह था, सबसे बड़ा था। जाहिर सी बात है इसे शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकारी मिलता। मुग़ल शासक जो है शाहजहाँ के बाद अगला राजा दारा शिकोह बनने वाला था, लेकिन कुछ इतिहास में घटनाएं घटी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कैसे दारा शिकोह न बन के औरंगजेब बन गया शाहजहाँ के बाद। औरंगजेब ने शाहजहाँ को भी कैद कर लिया, इन तीनों भाई को मार भी दिया, मौत के घाट भी उतार दिया। तो दारा शिकोह की तबीयत खराब रहती थी, उसके इलाज के लिए शाहजहाँ ने फ्रांसवा बर्नियर को मुग़ल दरबार का चिकित्सक नियुक्त कर दिया। चिकित्सक माने डॉक्टर, इलाज करने के लिए नियुक्त कर दिया। अब फ्रांसवा बर्नियर बड़ा खुश था, जो चाहता था उसे पूरा मिल गया। वह चाहता था मुग़ल दरबार में मेरी एंट्री हो, बहुत शानदार एंट्री हुई। मुग़ल दरबार का मतलब राजा का बेटा का चिकित्सक बना दिया गया। इससे बड़ी सम्मान, सबसे बड़ी नौकरी क्या मिलेगी। फ्रांसवा बर्नियर बहुत अच्छे से काम भी करने लगा, चिकित्सक भी था, दार्शनिक, राजनीतिक, इतिहासकार भी था, लेकिन खोजी मिजाज का वो था। भारत के हर एक सूक्ष्म चीज़ों को खोजता था, पर्यवेक्षण करता था, निरीक्षण करता था और तरह तरह के अनुभव जुटाता था। भारत के सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, परंपरा, रीति रिवाज, खान पान, शादी विवाह, इस सारी चीज़ों को वह बखूबी बहुत अच्छा से अध्ययन किया, खुद जाना सुना। क्योंकि 1656 से लेकर 1668 ईस्वी तक वह भारत में जब रहा तो 12 साल एक लंबा समय उसने बिताया भारत में रहते हुए, यानी 1656 से 68 तक, यानी 12 साल वह भारत में रहा। और इस काल में भारत के बारे में हर वो छोटी बड़ी सूक्ष्म और बृहद चीज़ों से अवगत हो गया। जब यहाँ से वह गया तो उसने सोचा हमने तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हासिल की है, न होता है तो इस जानकारी को भी हम अपनी एक पुस्तक का रूप देते हैं और इस किताब में वो सारी अनुभव हम अपने लिख डालते हैं जिस अनुभव को भारत में आने के बाद मुझे प्राप्त हुए हैं, और इन चीज़ों को हम अपने यूरोपीय भाइयों को देंगे, बहनों को देंगे, वो पढ़ेंगी तो उन्हें भी भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। ठीक है, ये किताब भारत के बारे में बहुत अच्छा नहीं बताता है, भारत की कमियों का बखान करता है, लेकिन इतिहास में चूँकि टॉपिक है तो आइए जानते हैं। ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर नामक पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में 2-3 चीज़ हम आपको बताएंगे क्या लिखा। सबसे पहले भारत और यूरोप का तुलनात्मक अध्ययन दिया है। जो रीति रिवाज भारत में चल रही है वही रीति रिवाज अगर शादी का है अगर यूरोप में चल रहा है तो यूरोप को उच्च बताया है, भारत के रीति रिवाज को निम्न और कम तरह का है। यानी इस किताब में भारत के रीति रिवाज, परंपरा, तौर तरीका, रहन सहन, यहाँ के सारे सिस्टम के बारे में उसने खुल करके बात किया है, लेकिन उन सारी चीज़ों को कमतर आंका है यूरोप की स्थिति से। भारत की स्थिति से बेहतर आंका है यूरोप की स्थिति को। उसने यूरोप और भारत के बीच का एक तुलनात्मक अध्ययन पेश किया है इस किताब में, और इस स्थिति में, इस तुलना में भाई यूरोपीय था तो यूरोप को नीचा थोड़े दिखाएगा कि इसकी परंपरा में अगर यूरोप कमज़ोर भी है फिर भी वह यूरोप को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है इस पुस्तक में, और भारत की रीति रिवाजों को, परंपराओं को, भारत के रहन सहन को वह नीचा और कमतर आंकता है इस पुस्तक में। यही इस किताब की माने कथ्य है, सारांश है। ठीक है, आगे देखते हैं।
वह दारा शिकोह जब भारत में था तो वह मुग़ल दरबार में बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ था। मुग़ल शासक से, प्रशासक से, मुग़ल के बड़े बड़े दरबारी से, मुग़ल दरबारी से लेके मंत्री संतरी हर लोगों से उसकी गहरी पैठ थी और सबसे उसकी अच्छी पकड़ थी। वह बहुत बखूबी से भारत के बारे में और भारत के शासकों के बारे में जानता था। उसने अपना विचार इस किताब में ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर में पूरा टोटली लिखा है। उसने शाहजहाँ के बारे में, औरंगजेब के बारे में, दारा शिकोह के बारे में भी लिखा है। दारा शिकोह के बारे में बताता है कि दारा शिकोह बहुत ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति था। वह किसी को मैंने उसकी कमियों को अगर कोई लेके जाता था तो उसे वह समझता नहीं था, बल्कि उसी पर चिल्लाने लगता था। दारा शिकोह की कुछ कमियां बताई है, यानी दारा शिकोह मेरा अपना कौन है, पराया कौन है, इसको पहचान करने की क्षमता उसमें नहीं थी। लेकिन औरंगजेब बहुत ही चतुर था, कुशाग्र बुद्धि का था। वह अपनी नीतियों को गुप्त रखता था, वो किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करता था। ये सारी चीज़ें औरंगजेब के फेवर में थी, दारा शिकोह के फेवर में नहीं थी। हालांकि शाहजहाँ का बड़ा पुत्र दारा शिकोह था, तो दारा शिकोह को राजा बनाना चाहता था। लेकिन औरंगजेब बहुत ही चतुर और धूर्त था। वह देखा कि जब बाजी मेरे हाथ से निकल रही है तो दारा शिकोह उसने अपने बाप शाहजहाँ को ही कैद कर लिया। आपको मालूम होगा शाहजहाँ को औरंगजेब ने कैद किया था और यमुना नदी के किनारे ही एक महल में उसे कैद करके रखा था। उस महल से जो है कि ताजमहल दिखता है और शाहजहाँ की भी यही ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसे जगह पर रखा जाए जहाँ से हम अपनी बीवी के जो क्या मज़ार है उसको हम देख सके, ठीक है, कब्र को देख सके। तो वहाँ रखा गया था। बाद में जो है कि उसके साथ बहुत सारी ज़्यादती हुई। अब आइए दारा शिकोह के साथ क्या हुआ। तो दारा शिकोह के साथ युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। दारा शिकोह उस युद्ध में हार गया था और वो पराजय के बाद, युद्ध की पराजय माने औरंगजेब से पराजय के बाद वो गुजरात की तरफ भाग गया। जब युद्ध में हार हुई दारा शिकोह की, तो दारा शिकोह की तब मतलब पत्नी जो थी नादिया बानो बेगम, उसकी पत्नी का नाम था नादिया बानो बेगम। वो बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही बीमार थी। तो इस दारा शिकोह के कहने पर फ्रांसवा बर्नियर ने इसका इलाज किया था नादिया बानो बेगम का, क्योंकि फ्रांसवा बर्नियर चिकित्सक था तो दारा शिकोह का भी इलाज किया था और नादिया बानो बेगम उसकी पत्नी का भी इलाज किया था। दारा शिकोह गुजरात भाग गया और बाद में उसकी क्या हुई है ना, उसका जो पुत्र है दारा शिकोह, उसका 2 पुत्र था, सुलेमान और मुरादा बख्श। औरंगजेब ने देखा कि हम अपने बाप शाहजहाँ को कैद कर लिए, दारा शिकोह को युद्ध में हरा कर यहाँ से भगा दिए। अब इसका जो 2 बेटा है ये हो सकता है कल होकर के बड़ा हो जाए और अपने बाप का दावा ठोक दे कि ये मुग़ल दरबार पर मेरा अधिकार है। इसलिए सोचा कि इसे भी हम रास्ते से हटा दें। तो सुलेमान और मुरादा बख्श को ग्वालियर के किले में मतलब बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई। इसके साथ बहुत ज़्यादती किया गया, इसको बहुत यातना दिया गया और औरंगजेब के कहने पर अधिकारियों ने मुरादा बख्श और सुलेमान को जो है जिंदा मतलब कि थी में दीवार में चुनवा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये जो दारा शिकोह था इसको पकड़ लिया गया बाद में और मैले कुचले हाथी पर बिठा करके चारों तरफ घुमाया गया और इसकी फिर बाद में जान ले ली गई। ये सारा चीज़ का वर्णन किस तरह शाहजहाँ को गुलाम बनाया गया, मतलब कैद बनाया गया, दारा शिकोह के साथ युद्ध हुआ, सुलेमान मुरादा बख्श के साथ क्या हुआ, औरंगजेब की क्या नीति थी, उसने क्या ऐसे किया, ये सारी चीज़ें फ्रांसवा बर्नियर अपनी पुस्तक में खूब बढ़िया से उल्लेख किया है। ये इतिहास को समझने का एक जरिया यह भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्वालियर का किला जो है उसका उल्लेख फ्रांसवा बर्नियर से पहले इब्न बतूता और टेवर्नियर ने किया भी है, ये दोनों ने भी किया है। तो इब्न बतूता और टेवर्नियर ये भी 2 यात्री थे, विदेशी यात्री जो भारत आए थे। तो इनके समान ही फ्रांसवा बर्नियर ने भी ग्वालियर के किले का बहुत ही अच्छा से उल्लेख किया अपनी पुस्तक में, क्योंकि मुग़ल दरबार में बहुत हद तक बहुत ही नज़दीक से जुड़ा था। तो मुग़ल दरबार की हर कमजोरियों को, अच्छाइयों को, मजबूतियों को वह जानता था और जो भी घटनाएं घटती थी सामान्य तौर से उस सारी चीज़ों का उसने अपनी पुस्तक में भी उल्लेख बढ़िया से किया। ठीक है, उसने एक आध चीज़ें और भी भारत के बारे में बताई है कि क्या क्या बात बताया उसको देखिए। सबसे पहले उसने बताया कि भारत में जो निजी भू स्वामित्व है उसका अभाव है। निजी भू स्वामित्व का मतलब कि जो भूमि है ना, किसी निजी व्यक्ति का या किसी शक्तिशाली पर्सन के हाथ में भूमि का स्वामित्व नहीं है। यहाँ राजा के पास भूमि है और राजा के पास इतनी भूमि है कि उस पर वो खेती नहीं कर सकता है और लोगों में वितरित नहीं है।
तो वो इसी तरह पड़ती रह जाता है, जिससे उपज अच्छी नहीं होती है, दरबार में टैक्स ज़्यादा कर संग्रह नहीं होता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर रहती है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि निजी भूस्वामित्व का इतना अभाव है, ये सारी ज़मीन मुग़लों के अधीन है और ये मुग़ल अपने जागीरदारों में, अमीरों में भूमि का एक बड़ा बड़ा हिस्सा जागीर के तौर पर बांट देते हैं। इससे उनके पास, जिनके पास ज़मीन चाहिए खेती कर सकते हैं, उनके पास तो ज़मीन नहीं होती है, लेकिन जो बड़े बड़े भू जागीरदार हैं, भूस्वामित्व हैं या राजा हैं, अमीर व्यक्ति हैं, उनके पास भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही बेकार पड़ा रहता है। इसका असर वहाँ की भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है कि यहाँ की कृषि बहुत ही चौपट है और बहुत ही ख़राब है, ऐसा फ्रांसवा बर्नियर ने बताया है। साथ ही साथ उसने यह भी कहा है कि भारत में जो भूस्वामित्व, निजी भूस्वामित्व का अभाव है, यह स्थिति अगर यूरोप में लागू की जाए तो यूरोप पूरी तरह तबाह हो जाएगा। मतलब भारत की इस कमी को दिखाया है उसने। दूसरी चीज़ उसने यह भी बताया कि भारत में सोना चांदी बहुत अधिक मात्रा में है। पूरे देश विदेश से, पूरे विश्व भर से सोना चांदी व्यापार व्यवसाय और आयात निर्यात के माध्यम से भारत पहुंचता है, लेकिन यहाँ का सोना चांदी प्रचलन में कम रहता है, बल्कि यहाँ के जो बड़े बड़े जागीरदार हैं उन सोना चांदी को बांट लेते हैं, या अपनी सेफ्टी के लिए उस सोना चांदी को गड्ढा खन के घर में दबा लेते हैं, या महिलाएं आभूषण बना करके अपने बक्से में रख लेती है। इससे व्यापार व्यवसाय पर सोना चांदी का जो प्रवाह होता है वो कम हो जाता है। कहने का मतलब पूरे विदेशों से जो भी व्यापार व्यवसाय भारत में आता है वो सामान लेके आते हैं और सामान लेके जाते हैं, बदले में सोना चांदी का भी लेन देन होता है। तो यहाँ पूरी दुनिया भर से सोना चांदी पहुँचता है, लेकिन ये सोना चांदी यहीं रुक जाता है, ये प्रचलन में नहीं रहता है। इसका असर क्या है कि भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय है और अर्थव्यवस्था में यह बहुत ही बुरा मतलब वजह बन सकता है कि ऐसा न हो। उसने बताया है कि भारत बहुत रूप से समृद्ध है, बहुत शक्तिशाली है, यहाँ संपदा बहुत है, लेकिन इसका सही मैनेजमेंट नहीं है। मुग़ल दरबार अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, कृषि अच्छी नहीं है, भूमि स्वामित्व को लेकर, मतलब ये भारत के बारे में उसने जो भी अपने विचार देखे थे, समझे थे, जाने थे, उन सारी चीज़ों को उसने पुस्तक में अपना लिख डाला है। इसकी जो किताब है ये ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, कहीं कहीं लिखा रहता है ट्रेवल इन मुग़ल एम्पायर, कहीं लिखा रहता है ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। बहरहाल जो भी हो, इस पुस्तक में जो भी फ्रांसवा बर्नियर ने अपने बातों को लिखा उसे 1670 ईस्वी में प्रकाशित किया, क्योंकि यहाँ प्रकाशित नहीं किया। 1668 ईस्वी में भारत से जब यहाँ से गया, वो अपने देश फ्रांस में गया, तो 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और उस समय फ्रांस का राजा लुई 14वां था। ठीक है, लुई 14वां, मतलब फ्रांस के राजा को लुई कहा जाता था। आपने पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति में 1789 की क्रांति, तो लुई शब्द आया होगा। रूस के राजा को जार कहा जाता था, रूसी क्रांति आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ अपना अपना नाम हो सकता है। तो लुई 14वां जो था वहाँ का राजा, लुई 14वां, उसके सामने 1670 ईस्वी में इस किताब को मतलब दिया गया। फ्रांसवा बर्नियर जाके देता है कि हम भारत में 12-13 साल बिताए हैं, भारत के बारे में मेरी जो भी समझ है, जो भी जानकारी है, वो सारी चीज़ें हम हूबहू इस किताब में लिख दी हैं, इसको जानिए समझिए। तो लुई 14वां ने उनके एक आदेश दिया और उस किताब को प्रकाशित करवाया। प्रकाशित होने के बाद फ्रेंच भाषा में सबसे पहले प्रकाशित हुआ, लेकिन यह किताब इतनी लोकप्रिय हो गई क्योंकि यूरोप के लोगों को इस बात को जानने में बड़ी कौतूहल था, बहुत ही दिलचस्पी था कि भारत कैसा है, भारत किस प्रकार का है, भारत में क्या कमियां हैं, त्रुटियां हैं। चूँकि औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उत्पादन बहुत बढ़ रहा था, और उत्पादन बढ़ने से जो साम्राज्यवादी देश थे वो चाहते थे कि हमको व्यापार व्यवसाय में एक ऐसे नए जगह की तलाश चाहते थे जहाँ से वो व्यापार व्यवसाय कर सके, आयात निर्यात कर सके, साथ ही साथ वहाँ से कच्चा माल भी प्राप्त कर सके। तो यूरोपीय देश इस मामले में बहुत आगे थे, उनको नए देशों की खोजने में, एक भौगोलिक खोज वगैरह ये सब बहुत आगे थे। पुर्तगाल, वास्को डी गामा वगैरह, स्पेन, कोलंबस याद होगा आप लोगों को। तो जो फ्रांसवा बर्नियर की जब पुस्तक वहाँ प्रकाशित हुई यूरोप में, तो लोगों ने इसे बहुत ही पढ़ा, बहुत ही विकसित हो गई। बाद में इसे देख करके 1670 से 71 के माने साल भर के बाद फिर ये अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हुई। मतलब टोटल ये फ्रांसवा बर्नियर की जो पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, ये 5 भाषा में प्रकाशित है। कितनी भाषा में? 5 भाषा में। पहला तो फ्रेंच है, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा डच, चौथा जापानी, 5वां इतालवी। यानी ये फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, जापानी, इतालवी 5 भाषाओं में प्रकाशित किया गया और लगभग यूरोप के
समूचे मतलब देश के लगभग बहुत सारे लोगों ने, जिनकी भी रुचि भारत के प्रति थी, उन सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ा। ये किताब ने रातों रात फ्रांसवा बर्नियर को मतलब यूरोप का सबसे प्रसिद्ध यात्री बना दिया था। ठीक है, तो इसको समझिए। उसके अलावा इस किताब में बस दो ही चीज़ है, यूरोप की स्थिति और भारत की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया है, और इस तुलनात्मक अध्ययन में भारत की स्थिति को निम्नतर, कम, छोटा और तुच्छ आंका है, जबकि यूरोप की स्थिति को भारत की स्थिति से बेहतर, बड़ा और अच्छा बतलाया है। ठीक है, जहाँ एक आध चीज़ें अच्छी है वो लिखा है, लेकिन ज़्यादातर भारत की कमियों को दिखाया गया है। उन कमियों से जब यूरोपीय अवगत हो गए तो उन लोगों ने मन बनाया कि भारत में हम भी चलते हैं, क्योंकि उसने यह भी बताया था कि भारत का जो मुग़ल दरबार है उसमें किस तरह मुझे एंट्री मिली, किस तरह हम एकदम जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ तक पहुँच गए, वो सारी चीज़ों की जानकारी जुटा लिए। फिर वहाँ क्या कमियां हैं, मतलब राजा को कैसे आप, राजा की क्या त्रुटियां थी, कमियां थी, उसने वह भी लिखा है उस किताब में। भारत में हमारा शासन कैसे स्थापित हो सकता है, अमीरों को कैसे हम कब्जे में कर सकते हैं, गरीबों को किस तरह हम गुलाम बना सकते हैं, इत्यादि सारी चीज़ें ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में जब लिखा गया तो यूरोपीय लोगों ने पढ़कर एक बार मन बना लिया कि हमको जो है भारत में चलना है, व्यापार व्यवसाय करना है, यहाँ अपना उपक्रम स्थापित करना है, या भारत को गुलाम बना करके इसे अपने कब्जे में ले लेना है। इसी मंसूबों से यूरोपीय लोगों का यहाँ तांता सा लग गया, और यूरोपीय लोग एक के बाद बहुत सारे लोग आते गए। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, स्पेनिश, है ना, हॉलैंड, बहुत सारे लोगों ने भारत में कदम रखा। यूरोपीय लोगों में यूरोपीय कंपनियां बहुत सारी आई, लेकिन उनमें सबसे धूर्त, चालाक, तेज, होशियार जो अंग्रेज थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने अधिकतर भागों पर शासन कर पाने में क्षमता हासिल कर लिया, और भारत को 250 सालों तक अंग्रेज़ों ने खूब लूटा खसीटा, भारत के साथ बहुत ज़्यादती किया। बाद में लंबे संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिला, वो सारी चीज़ें अलग बात है। लेकिन इस किताब में फ्रांसवा बर्नियर ने वो सारे रास्ते बता दिए उन यूरोपीय लोगों को, यूरोपीय व्यापारियों को, कि भारत में कैसे जाया जाए, भारत में अपना सिक्का कैसे चलाए, भारत को किस तरह गुलाम बनाए, ये सारा चीज़ लिखे। भारत की क्या त्रुटियाँ थी, मुगल दरबार, यहाँ के जो राजा है, छोटे छोटे राजा आपस में लड़ रहे हैं, एकता नाम की कोई चीज़ नहीं, ये सारी चीज़ लिख दिया। इससे उन्हें यूरोपियों को बहुत बल मिला कि भारत में चलकर हम अपना शासन स्थापित कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आइए इस किताब में एक आध चीज़ें और लिखी गई है, वो अभी हम जानते हैं। इस किताब में फ्रांसवा बर्नियर ने ये 4-5 बात और भी लिखे हैं। इसके अलावा पहला चीज़ मध्य वर्ग के में लिखता है। मध्य वर्ग का मतलब होता है बीच के लोग, जो ना बहुत ज़्यादा धनी हो ना जब बहुत ज़्यादा गरीब हो। उन्होंने बताया कि भारत में मध्य वर्ग नाम का कोई चीज़ें नहीं है। या तो धनी लोग हैं जो मुगल दरबार से जुड़े हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन लोग यहाँ आ रहे हैं, कैसी स्थिति है, और जो गरीब हैं उनको भी मतलब नहीं है, बस वो खेत में कमा रहे हैं, 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, बस मस्त है। मध्य वर्ग का अभाव है, इसलिए यहाँ पर विदेशियों का शासन बहुत जल्दी स्थापित हो जाएगा। ये चीज़ें उसने लिखा है इस किताब में। मध्य वर्ग के बारे में ये भी बताया कि यहाँ की कृषि अच्छी नहीं है। कृषि अच्छी नहीं है का मतलब यहाँ जो कृषि बहुत चौपट है, और इसका मुख्य कारण 2 बात बताया है। एक तो निजी भू स्वामित्व का अभाव है, दूसरा चीज़ यहाँ के कृषक बहुत कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से भी मतलब उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, राजा इस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं खेती गृहस्थी पर, तो इसलिए भी कृषि अच्छी नहीं है, यह भी बताया। तीसरा चीज़ शिल्पकार, जो कि उत्पादन उद्योग धंधा से जुड़ा हुआ है, तो शिल्पकार को आलसी बताया। फ्रांसवा बर्नियर ने शिल्पकार को कैसा बताया है, आलसी बताया, क्योंकि उनका कहना था, फ्रांसवा बर्नियर का कहना था कि जो भारतीय शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, जो छोटे बड़े चीज़ों को बनाते हैं, वो बड़े आलसी हैं। क्योंकि आलस होने के पीछे वजह भी है, क्योंकि उनको उनके काम का सही मुआवजा नहीं मिल पाता है। जो उन्हें प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा या तो टैक्स में चला जाता है या राजा हड़प लेता है। उसके कार्य का सही दाम उन्हें मुनाफा के रूप में नहीं मिलता है, तो फिर शिल्पकार उतनी मेहनत से काम क्यों करे, निश्चित वो आलसी बने जाएंगे। और यही कारण था कि हमारे यहाँ के लोग आलसी थे, हम माने शिल्पकार आलसी थे, और उनके लिए परिस्थितियाँ जिम्मेवार थी। आगे है, उन्होंने भारतीय नगरों को, फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय नगरों को शिविर नगर कहा है। शिविर का मतलब होता है कोई खास जगह जहाँ पर कुछ खास समय के लिए रहा जाए और फिर वह बेड़ा उठे और ख़त्म हो जाए, शिविर उसे कहा जाता है। तो
फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय नगरों को सिविल नगर इसलिए कहा है कि यहाँ के जो छोटे बड़े जो भी नगर होते थे, यहाँ के मुगल दरबार के राजा के भरोसे रहता था। राजा के होने से ही उस नगर का अस्तित्व होता था, राजा के नहीं होने से, दरबार के नहीं होने से उस नगर का कोई अस्तित्व, उद्योग धंधा या किसी अन्य चीज़ों की वजह से उस नगर का विकास आशा नहीं था। इसलिए यहाँ के भारतीय नगरों को सिविल नगर कहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। किसने भारतीय नगरों को सिविल नगर कहा है? तो फ्रांसवा बर्नियर ने। आगे देखिए, फ्रांसवा बर्नियर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। यह भी फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में उसने कहा है कि भारतीय 17वीं शताब्दी में 1656 में आया था, 68 में गया, मतलब वह समय 17वीं शताब्दी का। तो 17वीं शताब्दी में यहाँ भारतीय जो लोग थे वो 15% शहरों में रहते थे, यानी शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या 15% थी और गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 85% थी। लेकिन उस 15% जो शहर में रहता था ना भारतीय लोग, उससे कहीं कम यूरोप में लोग शहरों में बसते थे। मतलब कह सकते हैं यूरोपीय शहरों से ज़्यादा विकसित शहर हमारे देश में, भारत में थे। शहरों में ज़्यादातर लोग 15% ज़्यादातर हिस्सा शहरों में रहता था, जबकि यूरोप में 15% से कम लोग शहरों में रहते थे। ये भी बात बताया। फिर भी हमारे शहर यूरोप से आज पीछे रह गए हैं और यूरोपीय देश और यूरोपीय शहर हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि सरकारें जब अच्छी नहीं हो, राजा शासक अच्छा जब नहीं होता है तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पतन हो जाता है। और इतिहास पढ़ने से उन्हीं पतनों की कहानी हम लोग देखते हैं, ठीक है, और सब कुछ जानते हैं। चलिए, आज के क्लास में हम लोगों ने फ्रांसवा बर्नियर के बारे में सारे तथ्य देखने की बताने की हमने कोशिश की है, ठीक है। आज का क्लास आपको अच्छा यदि लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में हमें दें कि आज का क्लास कैसा रहा है, सुझाव दें, ताकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य और मार्गदर्शन भरे हो सकते हैं। इससे भी बेहतर प्रयास करने की हम कोशिश करेंगे और भी बेहतर वीडियोस से आपका ज्ञान वर्धन हम करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद छात्रों।